नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपीपीएससी के थ्रू जो आरओ एआरओ या बीईओ की परीक्षा होनी है उसका नोटिफिकेशन कभी भी जारी किया जा सकता है, लगभग 10-15 दिनों के आसपास में। और बीपीएससी ने 69th बीपीएससी के लिए भी अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, आरपीएससी ने भी अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इन सभी परीक्षाओं में यूपीएससी को लेते हुए करंट अफेयर का एक अच्छा खासा हिस्सा शामिल होता है। और इस बार जिस तरीके से यूपीएससी ने और यूपीपीसीएस ने अपने प्रश्न पूछने का जो तरीका बदला है, पैटर्न बदला है, तो उसके लिए बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ना होगा। आप हमसे जुड़े रह सकते हैं और भी जो यूनिक एग्जाम्स आईएएस के और भी जो तमाम सेगमेंट है जहाँ पे कि क्लासेज वगैरह हो गई, टेस्ट सीरीज वगैरह हो गए और डेली एमसीक्यूज हो गए, तो वो यूनिक एग्जाम्स आईएएस ऐप आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए डेली करंट अफेयर डिस्कशन को हम लोग शुरू करते हैं एमसीक्यूज के माध्यम से। तो अभी हाल ही में देखिए ये यूपीपीसीएस के लिए ये महत्वपूर्ण, यूपीपीसीएस आरओ एआरओ या बीईओ के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है और बहुत अधिक संभावना है कि कोई ना कोई प्रश्न इस पर से फंस जाए। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जीआई टैग प्राप्त वस्तुओं के युग्म पर विचार करना है हमें। बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, मैनपुरी, तारकसी, महोबा, गौरा पत्थर, उपर्युक्त में से कितने युग्म सही हैं या कितने कथन सही हैं? तो अगर बात किया जाए तो पहला सही है हथकरघा, सभी लोग जानते हैं बुनाई वगैरह का काम। तो बाराबंकी और उसके आसपास के क्षेत्रों में ये हथकरघा उत्पाद, हथकरघा का काम किया जाता है, बुनाई का काम किया जाता है। तो इन हथकरघा उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, ये सही है। मैनपुरी में तारकसी, तारकसी मतलब लकड़ी पे पीतल के तारों को चढ़ाया जाता है और जो खड़ाऊ आप लोग जानते होंगे, तो उस पे यहाँ पे उसका भी काम होता है जो खड़ाऊ बनाने के काम में आता है, ये भी सही है। दूसरा भी सही है। तीसरा जो महोबा है, गौरा पत्थर, ये जो होते हैं ये पत्थर के एक खास तरीके का एक सफ़ेद पत्थर होता है, तो ये उससे एक बना हुआ कह सकते हैं कि उसको काट कर इसका प्रयोग किया जाता है कुछ और चीज़ों को बनाने में, ठीक। तो पाषाण शिल्प बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों सही हैं। तो कौन सा सही है इसमें से? ऑप्शन सी सही है, सभी सही है। अब हम थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, 7 उत्पादों को जीआई टैग मिला, ये हमारा समाचार है। अब जीआई टैग को भौगोलिक संकेत टैग भी कहते हैं, ये सभी लोग जानते हैं और हम लोगों ने जीआई टैग के बारे में पढ़ा भी है। चलिए, जिनको मिला है हम उसके बारे में देख लेते हैं। अमरोहा ढोलक प्राकृतिक लकड़ी विशेषकर आम और शीशम के पेड़ों से बना एक संगीत वाद्य यंत्र है। तो किन दो पेड़ों का प्रयोग किया जाता है, किन दो पेड़ों के लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है? विशेष तौर पे आम और शीशम के। इस उपकरण में लकड़ी से बने खोखले ब्लॉक होते हैं और उन पर जानवरों की खाल, आमतौर पे बकरी की खाल लगाई जाती है। तो ध्यान रखना है, जो अमरोहा ढोलक है वो विशेष तौर पे आम और शीशम के पेड़ों की जो लकड़ियाँ होती हैं उनसे बनता है और उस पर विशेष तौर पे या कह सकते हैं कि सामान्य तौर पे बकरी की खाल लगाई जाती है, बाकी किसी भी जानवर की खाल लगाई जा सकती है। जो दूसरा है बागपत होम फर्निशिंग, हथकरघा घरेलू साज सज्जा उत्पाद और कपड़े केवल सूती धागों का उपयोग करके बागपत और मेरठ में बुने जाते हैं। बुनाई पिट करघे के बजाय फ्रेम करघे पर यहाँ पे करी जाती है। तो यहाँ पे जो फर्निशिंग होती है वो फ्रेम करघे पे करी जाती है। बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, बाराबंकी और उसके आसपास के क्षेत्रों में हथकरघा उत्पाद अपनी व्यापक बुनाई परंपरा के लिए जाने जाते हैं। ये हो गया विवरण। अगला है काल्पी हस्तनिर्मित कागज। काल्पी में हस्तनिर्मित कागज निर्माण, जो कि इस शिल्प का एक ऐतिहासिक केंद्र है। इस शिल्प का अभ्यास यहाँ पे 1940 के दशक से किया जा रहा है, लेकिन इसकी उत्पत्ति इससे पहले की है। तो 1940 के दशक से यहाँ पे हस्तनिर्मित कागज का निर्माण काल्पी में किया जाता है, इसको जीआई टैग मिला है। महोबा गौरा पत्थर, स्टोन क्राफ्ट मुख्य रूप से महोबा क्षेत्र में पाए जाने वाले चमकीले सफेद पत्थर के पायरोफ्लाइट स्टोन से बनाया गया है। पत्थर का जो टुकड़े होते हैं, बड़े टुकड़े होते हैं, उनको छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और विभिन्न शिल्प वस्तुओं को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है मैनपुरी तारकसी। तो लकड़ी पर पीतल के तार जड़ने का काम किया जाता है। मुख्य रूप से मैनपुरी में जो खड़ौस या खड़ाऊ
जिन्हें लकड़ी के सैंडल भी सामान्य रूप से हम समझ सकते हैं कि लकड़ी के सैंडल बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है। सांस्कृतिक विचारों के कारण या सनातनी परंपरा, जो हिंदू धर्म की सनातनी परंपरा रही है, उसके कारण जो चमड़े से परहेज किया जाता था पहले भी, अभी भी बहुत सारे लोग खड़ाऊ वगैरह का प्रयोग करते हैं पहनने के लिए। ठीक है, जैसे आप ने तमाम जो है साधु संतों या जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनको प्रयोग करते हुए आपने देखा होगा। ठीक है, बाबा रामदेव जी को आपने प्रयोग करते हुए देखा होगा, वही है खड़ोस। संभल हार्न क्राफ्ट शिल्प, यह जो है ना मृत जानवरों से प्राप्त कच्चे माल से ऐसे शिल्प बनाए जाते हैं। तो संभल जो है हार्न क्राफ्ट के लिए है और ये शिल्प पूरी तरीके से हस्त निर्मित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया जीआई टैग के बारे में हम लोग देख लिया। अभी हाल ही में एक संयुक्त राष्ट्र की बच्चों और सशस्त्र संघर्ष से संबंधित एक रिपोर्ट जारी करी गई है, उसी के संदर्भ में ये प्रश्न है। तो अगर हम प्रश्न पूछ रहा है कि इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो हाल ही में 12 वर्षों के बाद, समय याद रखिएगा, 12 वर्षों के बाद संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर अपनी रिपोर्ट से भारत को क्या कर दिया है, बाहर कर दिया गया है। पहले भारत को जम्मू कश्मीर में सशस्त्र समूहों द्वारा लड़कों या कह सकते हैं लड़ाकों, दोनों चीज कह सकते हैं, कि कथित भर्ती और उपयोग और सुरक्षा बलों द्वारा उनकी हिरासत, हत्या और अपंगता के मामले में इस सूची को शामिल किया गया था। भारत को वर्ष 2010 के बाद यह पहली बार है कि रिपोर्ट में बुर्किना फासो, कैमरून, लेक चाड बेसिन, नाइजीरिया, पाकिस्तान और फिलीपींस जैसे देशों के साथ भारत का नाम नहीं लिया गया है। ठीक, अब देख लेते हैं इनमें से कितने कथन सही हैं। अगर हम लोग कितने कथन सही हैं इसकी बात करें तो ये तीनों कथन सही हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी व्याख्या के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही जब सब सही है तो पहला स्टेटमेंट वही है, वही दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं, दूसरा भी सही है, तीसरा भी हम लोगों ने देख लिया था। अब बात करते हैं जो कुछ नए पॉइंट हैं उनकी। ये तीनों स्टेटमेंट आपके, ये जो तीनों पॉइंट हैं आपके स्टेटमेंट में ही शामिल थे। चलिए, वैश्विक स्तर पर 2022 में बच्चे सशस्त्र संघर्ष से असंगत रूप से प्रभावित होते रहे और गंभीर उल्लंघनों से प्रभावित होने वाले सत्यापित बच्चों की संख्या 2021 की तुलना में बढ़ गई है। कहने का मतलब ये है कि सशस्त्र संघर्ष के कारण बच्चे जो है प्रभावित होते रहे हैं, उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता रहा है और ऐसे बच्चों की संख्या 2021 की अपेक्षा 2022 में बढ़ गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार द्वारा बच्चों की बेहतर सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के मद्देनजर सरकार को, मतलब भारत सरकार को या भारत को वर्ष 2023 में जो रिपोर्ट जारी किया गया है उससे हटा दिया गया है। तो किसके कारण हटाया गया? क्योंकि बच्चों की बेहतर सुरक्षा में भारत ने जो अपना जो सकारात्मक कदम उठाया है उसको देखते हुए भारत को इस रिपोर्ट से बाहर कर दिया गया है। अच्छा, ये 10 सालों के बाद ये 2010 के बाद ये पहली बार है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार 2019 के बाद से विभिन्न नीतियों और संस्थागत परिवर्तनों की वजह से यह संभव हो पाया है। तमाम बाल सुरक्षा से संबंधित या उनको बेहतर जीवन शैली प्रदान करने से संबंधित तमाम भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं और उसके साथ साथ राज्य सरकारों की भी योजनाएं चलती रहती हैं। तो ये उनका बिल्कुल मिले जुले सहयोग के कारण ये संभव हो पाया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने बच्चों की सुरक्षा के लिए कानूनी और प्रशासनिक ढांचे और छत्तीसगढ़, असम, झारखंड, ओडिशा और जम्मू कश्मीर में बाल संरक्षण सेवाओं तक बेहतर पहुंच का स्वागत किया है। ऐसे राज्य जो कि काफ़ी कह सकते हैं रेड जोन में रहते थे, जहां पे कि ऐसी घटनाएं अधिक देखी जाती थी, जिनमें छत्तीसगढ़ हो गया, असम हो गया, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, ऐसे स्टेट। तो यहाँ पर जो बाल सुरक्षा या बाल संरक्षण सेवाओं की जो पहुँच भारत सरकार या राज्य सरकारों के सहयोग से, जो आपसी सहयोग से जो हुई है, इसका संयुक्त राष्ट्र ने स्वागत किया है। अनुच्छेद 370 बहुत ही चर्चित मुद्दा है, को हटाने के बाद जम्मू और कश्मीर में किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड जैसी सभी वैधानिक सेवा वितरण संरचनाएं स्थापित की गई हैं। अच्छा, यहाँ 370 हटाए जाने के बाद क्यों ही? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो नियम कानून बनाए जाते थे
बहुत सारे मतलब अधिकांश नियम कानून होते थे वो एक्सेप्शनल, वो इस दायरे से बाहर होते थे कि वो जम्मू कश्मीर में भी लागू किए जाएंगे। ठीक, तो इसलिए ये 2015 में बना है ये अधिनियम, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद यह लागू हो पाया। भारत सरकार लगातार अपने देश का नाम इस सूची से बाहर करने के प्रयास में लगी हुई थी। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रीन वॉशिंग, देखिए ग्रीन वॉशिंग पे हम लोगों ने पहले भी प्रश्न किया हुआ है, ग्रीन वॉशिंग वापस से आ गया। एक बात जान लीजिए कि अगर कोई मुद्दा, ऐसा मुद्दा जो बार बार आ रहा है या बिल्कुल नया मुद्दा है और उस पर तमाम अपडेट उस पर होते रहे हैं, तो उन प्रश्नों को परीक्षा में आने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। और इस हिसाब से अगर मेरे हिसाब से ये ग्रीन वॉशिंग बहुत ही बर्निंग टॉपिक होने वाला है करंट अफेयर की दृष्टि से परीक्षाओं में। तो ग्रीन वॉशिंग पर नए मानदंड इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड ने निर्धारित किए हैं। इसके तहत कंपनियों के लिए समान सततता और जलवायु मानक तय किए जाएंगे। ठीक है। ISSB का गठन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन ने किया हुआ है। ठीक है। ग्रीन वॉशिंग किसी उत्पाद, सेवा या व्यवसाय संचालन की सततता के बारे में झूठे, भ्रामक और निराधार दावे करने की रणनीति है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी आपका कोई भी उत्पाद, किसी भी कंपनी का कोई भी उत्पाद जो कि पर्यावरणीय दृष्टि से वो सतत नहीं है, अनुकूल नहीं है, लेकिन इस तरीके से उसका प्रचार किया जा रहा है कि वो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, सतत है, ये इसे क्या कहते हैं, ग्रीन वॉशिंग। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक कथन, केवल दो कथन, सभी तीन कथन या कोई भी नहीं? तो ये तीनों कथन सही हैं। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इस नए वैश्विक मानदंड में ग्रीन वॉशिंग पर अंकुश लगाने के लिए कंपनियों को सामग्रियों के उत्पादन से हुए उत्सर्जन को प्रकट करने और जलवायु वित्त पोषण करने के लिए कहा गया है। ठीक, जो भी उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनसे जो भी उत्सर्जन हो रहा है, अब आप उसका भी डेटा जारी करेंगे उसके साथ। ग्रीन वॉशिंग पर नए मानदंड इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड ISSB ने निर्धारित किए हैं। इसके तहत कंपनियों के लिए समान सततता और जलवायु मानक तय किए जाएंगे। ये हमारा पहला स्टेटमेंट था, लेकिन इसी में ऐड क्या हुआ है, इन मानकों का दुनिया भर में 2024 से पालन किया जाएगा। वर्ष 2024 से पूरे विश्व के समस्त देशों में इसका पालन किया जाएगा। अलग अलग देश यह निर्णय लेंगे कि सूचीबद्ध कंपनियों पर उपर्युक्त मानक तय करने की आवश्यकता है या नहीं। तो मतलब ये 2024 से यह क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। उसके बाद यह जो सदस्य होंगे या जो देश होंगे उनको यह निर्णय लेने का अधिकार होगा कि जो कंपनियां हैं ये मानक उन पे लागू करने की आवश्यकता है या नहीं। ठीक है। ISSB का जो गठन किया गया है वो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फेडरेशन ने किया है। IFRS फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन नियमों को शासित करने वाला एक गैर लाभकारी संगठन है, यह ध्यान रखना है हमें। अच्छा, नए मानक में क्या है, वो क्या है? तो IFRS-SI यह मानक ऐसे प्रकटीकरण आवश्यकताएं निर्धारित करता है जो कंपनियों को अपने निवेशकों से सततता संबंधी जोखिमों और उनके समक्ष मौजूद अवसरों के बारे में बताने हेतु उन्हें सक्षम करती है। तो ये क्या है, वो जो भी आंकड़े होंगे उनको उनके समक्ष, कहने का मतलब ये है कि जो जोखिम होंगे और उसके संबंधित जो आंकड़े होंगे उसको प्रदर्शित करना होगा, उसको प्रकट करना होगा, ये कह रहा है। IFRS-S2 यह मानक जलवायु संबंधी विशिष्ट प्रकटीकरण को निर्धारित करता है। साथ ही इसे IFRS-S1 के साथ उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। ISSB मानदंड G20 के स्वैच्छिक मानदंड जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण पे टास्क फोर्स पर आधारित है। ये जो ISSB मानदंड है, ये जो G20 का है, एक स्वैच्छिक मानदंड है जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण पर टास्क फोर्स, उस पे आधारित है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB, ठीक है, ने जलवायु संबंधी वित्तीय जानकारी की रिपोर्टिंग में सुधार करने के लिए TCFD का निर्माण किया है।
FSB एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी करता है। क्या करता है? वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी करता है और इस संबंध में सिफारिशें करता है। ध्यान रखना है कि भारत भी FSB का सदस्य है। नए मानक ग्रीन वॉशिंग पर अंकुश लगाने में मदद करेंगे। ग्रीन वॉशिंग क्या है हम लोगों ने अभी देखा था स्टेटमेंट पे, तो जो नए मानक है वो ग्रीन वॉशिंग को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में डेटा की खराब गुणवत्ता और साझा मानकों की कमी की वजह से कंपनियां अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं और कार्यवाहियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हैं। सही बात है, कोई भी अगर आपके पास कोई डेटा नहीं रहेगा और तो जाहिर सी बात है, एक मानव स्वभाव भी होता है, तो किसी भी कंपनी में लोग ही काम कर रहे हैं, व्यक्ति ही काम कर रहे हैं, तो वो उनके जो डेटा है, उनके जो आंकड़े हैं काफ़ी वो अस्पष्ट होते हैं और वो अपने प्रयासों को, जलवायु संबंधी जो उनके प्रयास होते हैं उत्सर्जनों के विरुद्ध, वो उसको अधिक दिखा के बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि हमने इतना काम किया। चलिए अगला है, महत्वपूर्ण है, लिथियम आयन बैटरी के बारे में है। लिथियम आयन बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लिथियम आयन बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है। ठीक, डिस्चार्ज होने पर लिथियम आयन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा है, लिथियम आयन बैटरियों में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सामान्यतः ईथर का उपयोग किया जाता है। तीसरा है, जो ये लिथियम आयन बैटरी होते हैं, यह उपयोग के दौरान ओवरहीट हो जाती है, शीघ्र गर्म हो जाती है। इससे थर्मल रनवे, मतलब थर्मल रनवे का मतलब ये होता है कि अपने रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण स्वयं ही गर्म होना तथा आग लगने की घटना घटित हो जाती है। तो मतलब जब उपयोग होती है तो प्रयोग के कारण तो ओवरहीट होती है, लेकिन इसमें उनमें जो आपसी अंतर्गत उनके अंदर जो कह सकते हैं कि जो अभिक्रियाएं हो रही हैं ना, खुद उन अभिक्रियाओं के कारण भी स्वयं अपने आप गर्म हो जाती है और इससे आग लगने की घटना घटित हो सकती है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं। तो इनमें सभी तीन कथन सही हैं, ऑप्शन सी सही है। अब चलिए देख लेते हैं। हाल ही में एक नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं जो कि लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक भी थे। ठीक है, जॉन बैनिस्टर गुडाइनफ का क्या हो गया? निधन हो गया। तो अब हम लोग, इनका निधन हो गया, तो अब हम लोग लिथियम आयन बैटरी के बारे में बात करेंगे। चलिए, वर्ष 2019 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार गुडाइनफ और एम स्टैनली विंटिंघम तथा अकीरा योशिनी को दिया गया था। यह पुरस्कार लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए दिया गया था। तो मतलब तीन लोग जुड़े हुए हैं, ये हमें ध्यान रखना है। वर्ष 2019 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अब ये महत्वपूर्ण नहीं है, अब महत्वपूर्ण लिथियम आयन बैटरी हो जाता है हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से। यह एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है। हम लोगों ने देखा स्टेटमेंट में, डिस्चार्ज होने पर जो लिथियम आयन के ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होते हैं वह धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं और वहीं चार्ज होने पर यह आयन पुनः धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर वापस आ जाते हैं। अब ये जो बैटरी होते हैं, इलेक्ट्रोड के रूप में निम्नलिखित सामग्रियों का कुछ प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जो इनमें इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहला है लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, ये कैथोड के रूप में प्रयोग होता है। यह अधिकतर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पाया जाता है। लिथियम मैग्नीज ऑक्साइड, यह इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त होता है। लिथियम मैग्नीज ऑक्साइड। और जो तीसरा है लिथियम आयरन फॉस्फेट। ये तीन चीज़ें हैं मतलब जो कि लिथियम आयन बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा गुडाइनफ के बारे में। गुडाइनफ ने कोबाल्ट ऑक्साइड के कैथोड से लिथियम बैटरी का विकास किया था। इस कैथोड ने पहले की बैटरियों की तुलना में अधिक वोल्टेज प्रदान किया। लिथियम आयन बैटरियों में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ईथर का प्रयोग किया जाता है सामान्य तौर पे सभी जगह, लेकिन ईथर जो है कार्बनिक यौगिकों की एक श्रेणी है, यह ध्यान रखना है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तो ईथर का प्रयोग किया जाता है सामान्यतः, लेकिन ईथर का जरूरी नहीं है कि सदैव ईथर का ही प्रयोग किया जाए। ठीक है, लेकिन अधिकांश तौर पे ईथर का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी के कुछ लाभ हैं तो कुछ नुकसान भी है। पहले हम लाभों पे बात कर लेते हैं, फिर नुकसान पे डिस्कशन करेंगे। इनका वजन कम होता है लेकिन इनका ऊर्जा घनत्व अधिक होता है।
लेड एसिड बैटरी में केवल 400 से 500 चार्ज साइकिल होते हैं, जबकि लिथियम आयन में 5000 या इससे अधिक चार्ज साइकिल होते हैं। इसका मतलब यह है, चार्ज साइकिल का मतलब यह है कि जो लेड एसिड बैटरियों की अपेक्षा ये लिथियम आयन बैटरी बहुत अधिक बार चार्ज किया जा सकता है, बहुत लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है। और चार्ज साइकिल का मतलब ये होता है कि एक चार्ज साइकिल का मतलब ये है कि वह एक बार 0 से लेकर 100% पूरा चार्ज कर दिया जाए। तो ऐसा 5000 बार होगा, ठीक है, 5000 बार होगा। तो यही लिथियम आयन बैटरी की क्या है, चार्ज साइकिल है। इसे तुलनात्मक रूप से कम रख रखाव की आवश्यकता होती है लेड एसिड बैटरी की अपेक्षा, और इसमें सेल्फ डिस्चार्ज की दर बहुत कम होती है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि प्रयोग न करने पर भी वो डिस्चार्ज हो जाती हैं बैटरियाँ, लेकिन लिथियम आयन में होती हैं, लेकिन उसका जो दर होता है, वो जो स्पीड होता है, वो बहुत ही कम होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें मेमोरी इफेक्ट की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अच्छा, मेमोरी इफेक्ट क्या है, यह टर्म ध्यान रखना है। मेमोरी इफेक्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बार बार आंशिक डिस्चार्ज या चार्ज करने के कारण बैटरी अपनी कम क्षमता को मेमोरी में डाल देती है, और इस वजह से बैटरी की क्षमता कम हो जाती है। कहने का मतलब यह है, मेमोरी इफेक्ट क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लिथियम आयन की बैटरी है, कोई लेड एसिड बैटरी है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसे पूरी तरीके से चार्ज करें। हो सकता है आपकी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो, लेकिन 50% जैसे ही चार्ज हुआ लगभग, आपने क्या कर दिया, स्विच आपने कर दिया ऑफ, ठीक है, आपने स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन अब ऐसा ही बार बार आप करेंगे तो यह इसी पे, जो कहते हैं ना सामान्य तौर पर कि अरे यार कम चार्ज मत करो, नहीं तो वो सेट हो जाएगा उसी पे। तो ये लेड एसिड बैटरियों के बारे में बिल्कुल सही है। लेकिन जो लिथियम बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है, उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर आप 10-12 बार ऐसा कम चार्ज करेंगे तो उसी पे सेट हो जाएगा। कम चार्ज करेंगे तो कम होगा, फिर फुल चार्ज करेंगे तो फुल हो जाएगा। तो ये इसका एक लाभ है, ठीक है। मेमोरी इफेक्ट की स्थिति इसमें उत्पन्न नहीं होती, ये बहुत ही लाभकारी है। चलिए, लिथियम आयन बैटरी के कुछ नुकसान हैं। पहला कि जितनी अधिक सुविधाएं होंगी उतना ही अधिक आपको पेमेंट करना होगा, तो इसका मतलब इसकी कीमत बहुत अधिक है। यह उपयोग के दौरान शीघ्र गर्म हो जाती है, ओवरहीट हमने देखा था पहले कि प्रयोग के कारण भी ओवरहीट हो रही है, और प्रयोग न होने की स्थिति में भी यह अंदर इसके जो कह सकते हैं जो अभिक्रियाएं हो रही हैं उसके कारण भी यह स्वयं हीट हो जाती है, और इस कारण कई बार आग लगने की भी संभावना होती है गर्मियों में, ठीक है। वोल्टेज और आंतरिक दबाव को कम करने के लिए सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता होती है, ठीक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये इससे संबंधित ये टॉपिक था, लिथियम आयन से संबंधित, और तमाम महत्वपूर्ण विषयों पे हम लोगों ने चर्चा किया। तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। कल फिर कुछ नए मुद्दों पर MCQs के साथ और उनके बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।